फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का भूगोल का चैप्टर नंबर 7 जो है मानवीय पर्यावरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था। जो हमारा जो प्रारंभिक मानव है, ठीक है, वो पूरे तरीके से प्राकृतिक पर भोजन, वस्त्र और आवास के लिए निर्भर था। ठीक है, जो भोजन था उनको प्राकृतिक से वस्त्र भी और आवास भी मिलता था उनको। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया। जो क्या करने लगे, वो स्किल डेवलप करके उन्होंने खाद्य पदार्थ, जो खाने वाला जो पदार्थ होता है, उसको उत्पादन करने लगा, लेकिन पैदा करने लगा। ठीक है, जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, ऐसे वगैरह जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उनको उत्पादन करने लगे। घर बनाने लगे, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। यातायात का जो साधन बेहतर हो सकता था उसका विकास किया उन्होंने। इस प्रकार उसने अपने आसपास के वातावरण को अनुकूल बनाया, अपने रहने लायक बनाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है बस्तियाँ। ठीक है, बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियाँ हम किसको कहेंगे? जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसको बस्तियाँ कहते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। जो प्रारंभिक मानव थे वो वृक्ष एवं गुफाओं में रहते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। अब क्या करने लगे थे कि वो धीरे धीरे क्या करने, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, जैसे फसलें उगाने लगे थे तो उनको अस्थायी घर बनाने की आवश्यकता पड़ने लगी थी। बस्तियाँ का विकास नदी घाटी के निकट हुआ, और जो बस्ती उन्होंने बनाने लगे, जो घर बनाने लगे, वो किसी नदी के घाटियों में बनाना आरंभ किया। देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं, इसको करते चलते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वैसे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं, मतलब बनाए जाते हैं, उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। अब आदर्श बसाव स्थान चयन करने के लिए प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए, ये जो दिया गया है। पहला है अनुकूल जलवायु, सेकंड है जल की उपलब्धता, थर्ड है उपयुक्त भूमि, और चौथा है उपजाऊ भूमि। अनुकूल जलवायु मतलब रहने लायक जलवायु होनी चाहिए उसकी। जल की उपलब्धता मतलब जल अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। उपयुक्त भूमि, ठीक है, रहने लायक भूमि, और जो उपजाऊ होता है ना, खेती करने लायक भूमि होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में जब उपलब्ध एवं भूमि उपजाऊ थी, इसीलिए नदी के घाटियों में ही घर अपना बनाया करते थे वो लोग। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई, और जैसे जैसे लोग आते गए बस्तियाँ क्या होने लगी, बड़ी होती चली गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ, बस्ती वैसे लोग आते गए, बनाते गए घर, और बस्ती का विकास हुआ। धीरे धीरे वो सभ्यता का रूप लेने लगा। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हाकांग की जो नदियाँ हैं उनके किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद है? जैसे सिंधु में क्या था, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ऐसे कई सारे सभ्यता जो थी वो विकसित होने लगी। तो आप लोग अगर याद है आप लोगों को तो ज़रूर से बताइए कमेंट में। आगे चलते हैं। देखिए, बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां होती हैं अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। जो बस्तियां जो कुछ समय के लिए बनाया जाता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी बस्तियां कहेंगे। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां में रहते थे। कौन लोग बनाते थे अस्थायी बस्तियां? जो घने जंगल में रहा करते थे जो लोग, गर्म इलाके और ठंडे रेगिस्तानों में रहा करते थे जो लोग, और जो लोग पर्वत में निवास करते थे वो अस्थायी बस्तियां हमेशा बनाया करते थे, क्योंकि उनको उस जगह छोड़कर जाना पड़ जाता था। वे आखेट संग्रह, स्थानांतरी, कृषियम, ऋतु प्रसाव करते थे। वो क्या करते थे, आखेट, फिर जंगल में जाकर शिकार करते थे। संग्रहण मतलब रखते थे कुछ चीज़ बचाकर। स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रसाव करते थे। ऋतु प्रसाव मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई भी मौसम में चले जाना। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं, लेकिन आजकल जो जो बस्तियां पाई जाती है वो अस्थायी बस्तियां पाई जाती है ना। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं और हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है मानव बस्तियाँ का। यहाँ पे देखिए घर बहुत मात्रा में है,
अगर गिने तो बहुत ज़्यादा घर है, ठीक है। और नदी भी पास में, और ये भूमि भी है, उपजाऊ भूमि यही होगा। तो यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो अच्छे से उपजा लेते होंगे अनाज को, कोई भी अनाज को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है शब्दवाली ना, इसको देख लेते हैं। ऋतु प्रसाव क्या होता है? लोग मौसम लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रसाव कहते हैं। जो लोगों की मौसमी, ठीक है, एक मौसम में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पे मौसम अगर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो वहाँ से भी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। आवागमन का मतलब ये होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? ऋतु प्रसाव कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वो अक्सर ऋतु प्रसाव किया करते हैं, क्योंकि उनको जो भी भेड़ बकरी पालते होंगे उनको चराने के लिए जो नए ठिकाने की ज़रूरत होती होगी, तो इसीलिए ऋतु प्रसाव करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दो इलाकों का जो कहानी दिया गया है, आप अपने पाठ्य पुस्तक में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कि ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियाँ के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक ग्रामीण और एक ठो शहरी। गांव ग्रामीण बस्ती होती है, जो गांव होता है वो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं, जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। जो ग्रामीण बस्तियाँ होते हैं वहाँ के लोग जो क्या करते हैं, कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वानिकी, करी एवं पशुपालन, ठीक है, पशुओं को पालना, ये वगैरह जो काम होता है वो करते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। जो ग्रामीण बस्तियाँ हो घनी और अब घन प्रकीर्ण हो सकती है। संघन बस्तियाँ में घर पास पास होते हैं। जो संघन बस्तियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, घर पास पास में होते हैं। जो 7.2 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे संघन बस्तियाँ का चित्र दिया है, कितने पास पास में जो घर है वो बहुत पास पास में घर है, इसको क्या कहेंगे, संघन बस्तियाँ कहेंगे। और देखिए प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक रूप में फैले होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं और बहुत लंबे या चौड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये चित्र दिया है 7.3 प्रकीर्ण बस्ती का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक तो घर यहाँ पे है, तो कुछ घर यहाँ पे हैं और कुछ घर यहाँ पे और कुछ घर यहाँ पे हैं, बहुत दूर दूर है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकीर्ण बस्तियाँ कहेंगे। देखिए प्रकीर्ण बस्तियाँ में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ों क्षेत्रों में, घने जंगलों में एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब जो कठिनाई भरी वाली जो जलवायु होती है ना उसमें पाई जाती है, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे प्रकीर्ण बस्तियाँ होंगे, घने जंगलों में होंगे, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं। आगे देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जो ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो पर्यावरण के अनुसार वो अपना घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनती है। जो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है जहाँ पे, वहाँ ढाल वाली छत बनाई जाती है घर के। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, मतलब पानी भर जाता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिलटल पर घर बनाए जाते हैं। जो चित्र 7.4 में दिया हुआ है, सिलटल पर मकान। यहाँ पे देखिए कुछ डंडे लगे हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर, मतलब यहाँ जो नीचे है वहाँ पानी जमा हुआ है और ऊपर घर बनाया हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म अथवा सिलटल पर घर बनाया जाता है ऐसे। आगे देखिए कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु, ठीक है, क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं क्योंकि गर्मी से बचा जा सके। जिनकी छतें फूस की बनी होती है, फूस मतलब जो घास फूस होता है ना उससे बनी होती है छत उनकी। स्थानीय ग्रामीण जैसे पत्थर स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि उपयोग करके घर बनाने में उपयोग किया जाता है सबका। आप लोग याद रखिएगा, जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि जैसे होते हैं ना जो पदार्थ, उनको घर बनाने में उपयोग करते हैं ग्रामीण के जो क्षेत्र के लोग होते हैं। आगे देखिए नगरीय बस्तियाँ में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। जो नगरीय होता है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें जो बस्तियाँ होती है छोटी होती है और जो शहर में होता है वो बड़ी होती है। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। जो आजकल बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में होते हैं ना, कार्यरत होते हैं व्यापार में और सेवा क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे सरकारी नौकरियां वगैरह में होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहर के नाम लिखना है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइए कि हमारा जो वीडियो है आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, परिवहन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं।
देखिए परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन का साधन है। जो परिवहन है, ठीक है, जो जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं ना, वो सामान एवं लोगों के आवागमन का साधन है। मतलब यहाँ से वहाँ आने जाने का जो साधन है वो जो क्या है, परिवहन है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, क्योंकि वह पैदल जाया करते थे, इसलिए बहुत समय लगता था उनको। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशु का उपयोग भी करते थे। जो सामान अगर भारी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो पशु का सहारा लेते थे सामान को, अपने सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में। पहिया की खोज से परिवहन आसान हो गया। जब जब से पहिए का खोज हुआ, तब से जो परिवहन है, ठीक है, वो आसान हो गया। मतलब यहाँ से वहाँ जो आवागमन है उसका विस्तार हुआ और आसानी होने लगी यहाँ से वहाँ जाने में, आने में। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का उपयोग किया करते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र 7.5 में यातायात के साधन के रूप में घोड़ा बग्घी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी है ना, इसमें जो जानवर जोड़ा गया है, अब इस पे जो है लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। देखिए आगे है कि हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है आवागमन के लिए। दक्षिणी अफ्रीका में एडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का भी उपयोग इसी तरह होता है। जो लामा हो है वो पर्वतीय क्षेत्र में इसका उपयोग होता है आवागमन के रूप में। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीनों लग जाते थे। जो भारत में आते जो जो व्यापारी दूसरे देश से, उनको आने में बहुत महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन का द्रुत बना दिया, बहुत ही सुलभ बना दिया ना हवाई यात्रा, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता था। आज जो हवाई यात्रा जो शुरू हुआ है, उससे क्या होता है, जो हम भारत से यूरोप पहुंचने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करता है। इस तरह से हमारा जो समय है, वो परिवहन हमारा जो समय और ऊर्जा ऊर्जा दोनों बचा देती है ना। आगे चलिए, आगे है देखिए कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जो परिवहन के जो है ना 4 मुख्य साधन होता है, वो है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं होता है वायु मार्ग। तो इसको जानने से पहले, ठीक है, सड़क मार्ग को पढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कुछ, क्या आप जानते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं, ठीक है, राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण न्यूनतम एवं स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक साथ जोड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं सड़क मार्ग क्या है इसमें। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। अगर हमको कहीं दूर जाना है, अधिक दूर नहीं जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। मतलब 400 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना, तो हम लोग सड़क का ही उपयोग करते हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। सड़कें क्या होती है, पक्की भी हो सकती है और कच्ची भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो है सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों एवं वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जैसे मरुस्थल, रेगिस्तान में भी बने हुए हैं, जंगलों में भी बने हुए हैं, और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी सड़क बने हुए हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह मार्ग, लेह जो है मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। जो हिमालय पर्वत पर बना है मनाली लेह मार्ग, जो राजमार्ग है, ये विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। अब देखिए जो भूमिगत है, जो भूमिगत मतलब भूमि के अंतर्गत को अंदर जो गुजरता है मार्ग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूमिगत मार्ग कहेंगे या सबवे कहेंगे। फ्लाईओवर उत्तित स्थान संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब फ्लाईओवर किसको कहेंगे, जो पुलिया के ऊपर से जो होता है ना, उसको फ्लाईओवर कहेंगे। यहाँ पे देखिए चित्र 7.6 और 7.7 में ये जो चित्र है, ये दिया हुआ है पक्की सड़क का और ये है कच्ची सड़क का, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे रेल मार्ग है ना, आगे रेल मार्ग देखेंगे पहले से। इसके बाद देख लेते हैं क्या आप जानते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग रेल मार्ग को पढ़ेंगे। जाइनिंग से लहास के बीच, ठीक है, जाइनिंग एक वो जगह का नाम है और लहास भी एक वो जगह का नाम है,
के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। समुद्र तल है ना, उससे 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसकी सबसे ऊंचे बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं रेल मार्ग। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोग का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। जो रेल मार्ग है वो कम खर्चे में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है और भारी सामानों को भी ढोने का काम करता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल मार्ग परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। जो वाष्प इंजन, ठीक है, भाप वाला जो इंजन है, उसकी खोज और औद्योगिक क्रांति, ठीक है, फैक्ट्रिलाइजेशन ने रेल मार्ग को बहुत तेज़ी से विकास करने में सहायता किया है। डीजल एवं विद्युत इंजन ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजन का स्थान ले लिया। और जब शुरू क्या था, वाष्प का इंजन था, अब तो हो गया डीजल और विद्युत इंजन जो है वो उसका स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों ने परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। जो सुपरफास्ट ट्रेन है, रेल हैं, उनसे क्या हुई है, जो परिवहन में जो गति होता है उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। मैदानी भाग में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। जैसे सड़क का फैला हुआ है ना मैदानी क्षेत्रों में, वैसे ही रेल मार्ग का जो मार्ग है वो भी फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया। ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से, ठीक है, जो स्किल है, हमारा जो स्किल है बनाने का, ठीक है, उसमें हमको पत्थर उत्थर चीर चीर के क्या किए हैं, रेल मार्ग को हम लोग बहुत ही ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों, पहाड़ों पर भी बना दिया है। लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में जो इनका जो रेल का जो मार्ग है वो बहुत कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया से में सबसे बड़ा है। जो एशिया है, सब कॉन्टिनेंट, इसमें से सबसे बहुत बड़ा जो है रेल मार्ग का जाल, वो सबसे बड़ा है एशिया में, भारत का। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं ना। ट्रांसाबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। जो यहाँ पे नाम दिया है ट्रांसाबेरियन, जो रेल मार्ग है वो विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ से जो रेल मार्ग स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, तो बहुत ही बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। जो पश्चिमी रूस से, ठीक है, कहाँ से, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग में से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा है ना। आगे देखिए चलते हैं, आगे है जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जलमार्ग में क्या होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो पहले के जो परिवहन थे उसमें जलमार्ग का भी उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन था। मतलब बहुत ही कम खर्चा लगता था जल के मार्ग से जाने में। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्रीय मार्ग। ये जलमार्ग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। तो देखते हैं अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग क्या होता है। नाव या नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ठीक है, नाव का उपयोग कहाँ होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में लीन नदी। ये सब क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। ठीक है, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया करते हैं हम लोग। जो समुद्री एवं महासागरीय मार्ग का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, व्यापारिक माल, ठीक है, जो कच्चा माल है या फिर प्रोडक्ट जब बन जाता है उसको हम एक जगह से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं, एशिया सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका से न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस से दक्षिण अमेरिका में जो रियो डे जेनेरियो का है, अफ्रीका में डबरन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये जो हैं ये पतन है, ठीक है, पोर्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप लोग की क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के नाम भी बता सकते हैं? अगर आप लोग बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग।
तो देखिए यहाँ पे 7.8 में चित्र दिया हुआ है अंतर्देशीय जल मार्ग को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है वायु मार्ग। यहाँ पे 7.9 में हेलीकॉप्टर का चित्र दिया हुआ है, आप लोग भली बातें देख पा रहे होंगे ना। तो देखिए यहाँ पे 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, बहुत ही तेज है। कब हुआ इसका विकास? 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। इसमें जो हवाई जहाज़ वगैरह हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ईंधन का खपत होता है, इसलिए यह क्या है, महंगा है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कुहरे एवं तूफान में कुप्रभावित होता है, मतलब नहीं चल पाता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम या दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। यह ऐसा यातायात है जो सर्वाधिक दुर्गम, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भरी वाला जो इलाका है वहाँ भी पहुँच सकता है। विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन होता है। जहाँ बोल रहा है कि जहाँ रेल मार्ग और सड़क भी नहीं है, वहाँ हेलीकॉप्टर आसानी से जा सकता है। वहाँ जब संकटकालीन, जब कोई जैसे आपदा आता है, तो उस स्थिति में हेलीकॉप्टर से ही ये किया जाता है, उन लोगों को बचाने के लिए जल, कपड़ा, भोजन, दवाई जैसी जो पदार्थ होती हैं उनको उन तक पहुंचाई जाती है हेलीकॉप्टर से। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तनें हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। ऐसे जो नाम है, ये हवाई पट्टी यहाँ पे मौजूद हैं बहुत बड़े में। ठीक है, तो चित्र 7.11 में देखा जा सकता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए संचार। ठीक है, संचार दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। जो संचार है, हम अपना जो सूचना है वो संचार के द्वारा से पहुंचाते हैं। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है। क्या है? तकनीकी विकास। ठीक है, आजकल मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, आप लोग भी ये वीडियो हम अपने मोबाइल पर ही देख रहे होंगे या अपने कंप्यूटर पर देख रहे होंगे। तो ये क्या है? बहुत ही तेज साधन है। चित्र 7.10 में संचार तंत्र के विकसित का वर्णन करता है। जो 7.10 है, ठीक है, जो हम लोग चित्र देखेंगे आगे, वो संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। तो पहले हम लोग देख ही लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए, पहले क्या है, ये जो है ये चित्र आदिमानव को दिखा रहा है, और ये जो है ये कुछ हम जैसे लोगों को दिखा रहा है। फिर आया डाकिया, डाकिया से आया न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर से जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं वह है टेलीविज़न। ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, और ये जो है अंतरिक्ष यान। ठीक है, ये क्या है? सैटेलाइट है। तो आया ये सब। तो देखिए कितना बड़ा हम लोग ने ये जो है इसका विकास किया है, कितना तीव्रता से विकास किया। धीरे धीरे, तीव्रता से नहीं, धीरे धीरे हुआ विकास। लेकिन जो अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो संचार का माध्यम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, 4G आ गया, 5G आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, संचार के क्षेत्र में विकास में विश्व में सूचना क्रांति आ गई। क्या हुआ? जब संचार का विकास हुआ तो विश्व में सूचना क्रांति आ गई। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग हो रहा है। अभी भी, आज भी हम लोग करते हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए जो होता है, संचार का विभिन्न साधनों का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। समाचार पत्रों में, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बात विचार कर सकते हैं रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। इसीलिए इनको जन संपर्क माध्यम का है। ठीक है, सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। अब क्या है, जो सैटेलाइट है, इससे क्या हुआ है, संचार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, पहले ही पता लगा लेता है ना सैटेलाइट। एवं आपदा पूर्व चेतावनी। ठीक है, कोई भी आपदा आने वाला, जैसे भूकंप हो गया, फिर ज्वालामुखी फटने वाला है कई स्थानों पे, तो सबसे पहले सैटेलाइट ही पता लगा लेता है। देखिए, सैटेलाइट सहायक होता है, मतलब सैटेलाइट जो होता है वो पहले ही पता लगा लेता है। ठीक है, पूर्व अनुमान कर लेता है। मौसम, आज भी हम लोग अगर जानना होता है मौसम के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, वेदर खोलते हैं और देख लेते हैं मौसम आज कैसा रहेगा। तो ये कौन बता रहा है हमको? सैटेलाइट बता रहा है।
अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। अब जो है क्या है माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। आज सेलुलर फ़ोन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ना, के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। बहुत ज़्यादा मनुष्य के द्वारा ये पसंद होने वाला मोबाइल जो होता है स्मार्टफोन। ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनमें हमारा जीवन अति सुखमय भी बन गया है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग अगर बैठ के देख रहे होंगे तो बहुत ही पहले क्या था, जब कि पढ़ने के लिए हमको गुरुकुल में जाना पड़ता था, लेकिन आज स्कूल हो गया है। स्कूल के माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम घर बैठे भी पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये क्या हुआ, सुलभ हो गया है हमारे लिए। अब हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित या बुक कर सकते हैं हम लोग। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। बहुत ही आगे भी हम लोग ऐसी तरह से विकसित होते रहेंगे। यहाँ पे देखिए चित्र 7.1 है। ठीक है। जो क्या दिखा रहा है, विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई जो पतन हुए उनको, जो पोर्ट हैं उनको दिखा रहा है ना। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसी चैप्टर का क्वेश्चन अभ्यास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।